हेलो, मैं रविया। आज हम लोग बात करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आज हम लोग बात करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि इसमें हम क्या देखते हैं, यानी कि कोई जब न्यूक्लियस है और बैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, यानी कि वो न्यूक्लियस है और जो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर ये जो न्यूक्लियस है, ये इस बैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना इफेक्ट कितना डाल रहा है, यानी कि उसी का हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो यानी कि जाहिर सी बात है, जो इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है और ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये क्या करेगा, यह रिपल्सन करेगा सब इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन करेगा जो बैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है। और ये जो न्यूक्लियस है, ये जो बैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्शन करेगा। यानी कि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, और जो न्यूक्लियस है उसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्शन करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, तो जो न्यूक्लियस है, जितना इसको फोर्स इस पर लगाना चाहिए अट्रैक्शन का, तो उतना फोर्स आप अट्रैक्शन नहीं लगा पा रहा है। यानी कि जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ये यानी कि यही कितना कम कर रहा है, इसे आज इसी को हम लोग डिटरमाइन करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं। तो यह समझ में आया। यानी कि कोई न्यूक्लियस है और बैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन है, उस पर कितना इफेक्ट डाल रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी जाहिर सी बात है, ये सब जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। जो बैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन है, कर ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्शन करेगा। ठीक, कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा, यानी कि हम लोग देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किससे कहते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किससे कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इज screened by inner electron due to which balance electron experienced part of total nuclear charge it is known as effective nuclear चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, इनर इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। यानी जो न्यूक्लियस है वो क्या है, इनर इलेक्ट्रॉन द्वारा घिरा होता है। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इज स्क्रीन्ड बाय, यानी कि ये जो स्क्रीन है, यानी कि जो स्क्रीन, यानी जो न्यूक्लियस है स्क्रीन द्वारा क्या होता है, घिरा रहता है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इज स्क्रीन्ड बाय इनर इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इनर इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या होता है, घिरा रहता है। अच्छा, ड्यू टू विच, यानी कि इसके कारण जो होता है, यानी इनर इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन है वह एक्सपीरियंस यानी अनुभव करेगा पार्ट ऑफ टोटल न्यूक्लियर चार्ज। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। पर ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने ओर अट्रैक्शन करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन पर, इनर इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो बैलेंस में जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बाय द न्यूक्लियस, वो क्या कर रहा है, डिस्क्रीज कर रहा है। कौन? इनर इलेक्ट्रॉन। तो इसी को हम कहें, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इज स्क्रीन्ड बाय इनर इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच बैलेंस इलेक्ट्रॉन
experienced part of total nuclear charge, it is known as क्या effective nuclear charge. क्लियर है? अच्छा, and effective nuclear charge, it is represented by z effective या जेड स्टार से भी इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं. अच्छा, यदि हम इसके एक्सप्रेशन का बात करेंगे, द एक्सप्रेशन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज क्या होगा, जो जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव या जेड स्टार, जेड इफेक्टिव कहेंगे या जेड स्टार, जेड इफेक्टिव है वो इक्वल होता है किसके, जेड माइनस सिग्मा के. जहाँ यदि हम बात करेंगे, जहाँ वेयर जहाँ जेड स्टार आपका क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एंड जेड है आपका एटॉमिक नंबर, एंड सिग्मा इक्वल टू स्क्रीनिंग कांस्टेंट. यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि यानी कोई न्यूक्लियस है और हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान बढ़ाया जाए, जैसे स्क्रीनिंग कांस्टेंट का जो मान है वो हम क्या करें, बढ़ाया जाए. तो जब न्यूक्लियस है, अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं. स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान हम बढ़ा दे रहे हैं. जब स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान बढ़ाएंगे तो यानी कि यह इसमें इलेक्ट्रॉन सभी प्रेजेंट होंगे, सभी में. तो जब इलेक्ट्रॉन ये जो है इसको क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, पर ये जो न्यूक्लियस है इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्शन करेगा. तो यानी कि जब हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान जो बढ़ा रहे हैं, तो अब जो जेड इफेक्टिव का जो मान है वो क्या होगा, डिस्क्रीज होगा. यानी कि एज इंक्रीज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, देन जेड इफेक्टिव इज क्या होगा, डिस्क्रीज होगा. ठीक, तो इसे नोट करो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग एक तरीके से और डिटरमाइन कर सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम एक तरीके से और डिटरमाइन कर सकते हैं. इससे यदि हम बात करेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन, ठीक, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एच एटम का यदि हम बात करेंगे, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब आप कहोगे कि यह क्यों बताएं, देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल, इस पर हम एक टॉपिक कवर करेंगे. पहले समझो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, एक बार यहाँ पर बस हल्का समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं. जैसे यहाँ पर यदि न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस है तो इसके चारों ओर ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, सेल होंगे, नंबर ऑफ सेल होंगे. तो सेल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे. ये जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसी को इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालने में, ये जो इलेक्ट्रॉन है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना एनर्जी हमको क्या करना होगा, रिक्वायर्ड करना होगा. जब ग्राउंड स्टेट में जब मेटल होगा, जितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितना एनर्जी हमें रिक्वायर्ड करना होगा, देना होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल. यानी कि अब जाहिर सी बात है, यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान, यदि ये जो इलेक्ट्रॉन है, यदि इसको जो न्यूक्लियस से यदि ज़्यादा यदि अट्रैक्टिव कर रहा है, तो इसको ये जो इलेक्ट्रॉन इसको निकालने में बहुत डिफिकल्ट होगा, आसानी से नहीं निकलेगा. अच्छा, अब यही यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान कम है और इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, तो उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड करके. ठीक, तो यानी कि इसी के कॉन्सेप्ट पर हम लोग जेड इफेक्टिव का मान भी समझ सकते हैं. कि यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो होता है वो होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये वही यदि दूसरी तरफ बात करें हम लिथियम एटम का, तो यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम एटम इज होता है, इसका होता है 5.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट.
इतना होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम का जो है वह ग्रेटर है किससे, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम एटम से। क्यों? क्योंकि यदि देखा जाए तो जो यदि हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, एक होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1। और हम लिथियम का देखेंगे तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह होता है 1s2 और 2s1। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो लिथियम है यहाँ पर आपका हो गया न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पर आपका 1s नंबर ऑफ सेल 1 हो गया और नंबर ऑफ सेल 2 हो गया, यानी कि n बराबर 1 और n बराबर 2 यह हो गया। तो इसमें जो n बराबर 2 है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1, और n बराबर 1 में कितना है, 2। तो यानी कि देखो अब यहाँ पर जो इनर सेल में जो प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है, यह जो बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, और ये जो न्यूक्लियस है इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्शन करेगा। तो यानी कहीं ना कहीं देखा जाए जो इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर रहा है, जो इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जो बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है, और ये जो न्यूक्लियस है उसको क्या कर रहा है, अपने ओर अट्रैक्शन करेगा। तो यानी कि इनर इलेक्ट्रॉन के कारण जो बैलेंस सेल में जो रिपल्सन जो इलेक्ट्रॉन उसके बीच जो रिपल्सन हो रहा है, इसीलिए इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो कम है। आयनाइजेशन पोटेंशियल है किसका, लिथियम का, वो कम है किससे, हाइड्रोजन एटम से। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम का जब बात करेंगे हाइड्रोजन एटम का, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 1s1, यानी कि यहाँ पर आपका न्यूक्लियस हो गया और नंबर ऑफ सेल कितना है, केवल एक ही है, कोई इनर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि जो न्यूक्लियस है इसको अपने पूरा एकदम अट्रैक्शन, पूरा फोर्स से अपनी ओर आकर्षित करेगा, एकदम पूरा फोर्स लगा लेगा, इसको आकर्षण करेगा। क्यों? क्योंकि इसके इनर सेल में कोई इसमें कोई इनर सेल नहीं है, यानी कोई स्क्रीनिंग नहीं है, और कोई स्क्रीनिंग नहीं है तो ये जो बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कोई रिपल्सन नहीं लगाएगा, ओनली क्या करेगा, न्यूक्लियस जो है अपनी ओर अट्रैक्शन करेगा। अच्छा, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो अपनी ओर एकदम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको आसानी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है आप हाइड्रोजन एटम का वो ग्रेटर है किससे, आयनाइजेशन पोटेंशियल आप लिथियम एटम से। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें इनर सेल पाया जा रहा है और इसमें इनर सेल नहीं पाया जा रहा, यानी कि फाइंड इनर सेल, और इसमें नो इनर सेल, इसमें कोई इनर सेल नहीं पाया जा रहा है। यानी कि या तो कहो फाइंड इनर सेल या स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान पाया जा रहा है, स्क्रीनिंग पाया जा रहा है, और इसमें नो स्क्रीनिंग, कोई स्क्रीनिंग नहीं पाया जा रहा है, नो स्क्रीनिंग। ठीक, इसीलिए जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन का ग्रेटर होता है किससे, लिथियम एटम से। क्लियर है? अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यानी कि एज इंक्रीज, यानी कि यहाँ से क्या क्लियर हो पा रहा है, यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं एज इंक्रीजिंग स्क्रीनिंग कांस्टेंट देन जेड इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिस्क्रीजिंग। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान बढ़ाएंगे, पहले बता दिए थे कि जैसे जैसे स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान बढ़ाएंगे या फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान बढ़ाएंगे तो जो जेड इफेक्टिव है उसका मान क्या होगा, डिस्क्रीज होगा। क्लियर है? यहाँ से क्लियर हो गया। क्यों? देखो यहाँ पर स्क्रीनिंग कांस्टेंट का मान बढ़ रहा था, इसीलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल इसका क्या हो गया जी, कम हो गया। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है इसको आसानी से हम लोग आसानी से मतलब कि कहने तात्पर्य है कि इसके लिए केवल इतना ही आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि इतना ही एनर्जी का आवश्यकता होगा, और हाइड्रोजन एटम के लिए इसका लगभग इसका दो गुना भी ज़्यादा इसमें एनर्जी लग रहा है। इसको हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको बाहर निकालने में। ठीक, क्लियर है? यानी क्या जिस सिग्मा का मान बढ़ाएंगे तो जेड इफेक्टिव का मान क्या होगा जी, घटेगा। अब हम लोग देखेंगे कि जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है उससे किसे मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम लोग कैसे डिफाइन
कर सकते हैं। इसका हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए एक स्लेटर नामक वैज्ञानिक थे, 1930 में दिए थे जी स्क्रीनिंग कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए। तो पहले हम लोग देखेंगे कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट किसे कहते हैं। हम लोग देखेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट यानी कि किसका बात कर रहे हैं, सिग्मा का। अच्छा, बाय रिलेशन हम लोग एक रिलेशन से जानते हैं कि जो जेड स्टार है, जेड स्टार मतलब जेड इफेक्टिव वो इक्वल होता है किसके, जेड माइनस सिग्मा के, या सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, जेड माइनस जेड स्टार। यहाँ से डिफिनेशन निकल जाएगा, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस between true nuclear charge and actual experienced nuclear charge is called स्क्रीनिंग कांस्टेंट। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन ट्रू न्यूक्लियर चार्ज एंड एक्चुअल एक्सपीरियंस न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बस फिर वही बात कि जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस है और बैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, उस पर इसका कितना अट्रैक्शन रियल में होना चाहिए। ठीक, यानी ट्रू न्यूक्लियर चार्ज एंड एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस को कितना अट्रैक्शन को अनुभव कर रहा है, उसी में से घटा देंगे तो हमको क्या फाइंड हो जाएगा जी, सिग्मा का मान। यानी कि द डिफरेंस बिटवीन ट्रू न्यूक्लियर चार्ज एंड एक्चुअल एक्सपीरियंस न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड सिग्मा इक्वल टू होता है जेड, यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू होता है जेड माइनस जेड स्टार, या जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा। स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यानी कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट may be evaluated by Slater rule। ठीक, देखो जो स्लेटर रूल है उसके साथ साथ हम लोग सिग्मा का मान कैसे देखो कैलकुलेट करेंगे। यदि हम बात करेंगे सिग्मा इक्वल टू होता है 0 हर इलेक्ट्रॉन के लिए, सिग्मा का मान होता है 0। जैसे यदि हम बात करेंगे यहाँ पर आपका हो गया न्यूक्लियस और बैलेंस शेल में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, यदि हम इसी पर हमको पार्टिकुलर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पर यदि हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को यदि ज्ञात करना है, तो ये जो इनर से में जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। यानी कि हमको जब यानी कि इस पर यदि हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि ज्ञात करना है, तो जाहिर सी बात है ये सब को तो रिपल्सन नहीं करेगा। जब भी रिपल्सन करेगा ये सब इलेक्ट्रॉन रिपल्सन करेगा, ये सब, और यह भी इसको रिपल्सन करेगा, पर ये तो सब को रिपल्सन नहीं करेगा। तो यानी कि जिस इलेक्ट्रॉन पर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे उसके लिए सिग्मा का मान वैल्यू क्या होगा, 0। क्लियर है। अच्छा, तो सबका हम क्या देखेंगे, सिग्मा इक्वल टू होगा 0.30 फॉर एस इलेक्ट्रॉन एंड 0.35 फॉर पी इलेक्ट्रॉन ऑफ NH से। अब जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते गए, अब हमको फाइंड हो गया NH यहाँ पर समथिंग इलेक्ट्रॉन है
ठीक। और मान लीजिए 1 हो सकता है या तो 2, और यहाँ पर एनियस मतलब एनियस 1 से 2 हो सकता है, या फिर एनपी 1 से क्या 6। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी NaCl है, यहाँ पर भी NaCl है। तो जब NaCl है तो उसके लिए जब सिग्मा का मान जब कैलकुलेट करेंगे तो H के लिए होगा 0.30 और P के लिए क्या होगा 0.35। अच्छा, यदि हम दूसरी तरफ यदि बात करेंगे, इसके जस्ट हम जब N-1 सेल में जब आएंगे तो हम क्या देखेंगे, यानी तीसरा का हम क्या देखेंगे, सिग्मा इक्वल टू 0.85 फॉर नेक्स्ट इनर ऑर्बिटल्स, या सेल भी कर सकते हैं नेक्स्ट इनर सेल। ठीक। अच्छा, और हम क्या देखेंगे कि सिग्मा इक्वल टू ए फॉर, अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट इनर सेल मतलब कि डेट इज क्या हो सकता है 1 से n-1 ठीक, डेट इज n-1 से। अच्छा, वही हम बात करेंगे यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू क्या होगा 1 फॉर नेक्स्ट इनर ऑर्बिटल्स, या फिर सेल का दो सेल, यानी कि डेट इज हम क्या कहेंगे कि n-1 हो सकता है, n-2 n-1 तो यहाँ पर n-2 हो सकता है, या फिर n-3 हो सकता है, ठीक, या फिर n-4, यानी डाटा तो इसके लिए अभी क्वेश्चन आएगा तो तुम सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, यानी कि हम पहला स्लेटर रूल ने क्या बताया था कि सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इक्वल टू 0 फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी जिस इलेक्ट्रॉन पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे किसका मान सिग्मा का मान, स्क्रीन का स्टेट मान, और सिग्मा इक्वल टू क्या होगा 0.30 फॉर एस इलेक्ट्रॉन एंड 0.35 फॉर पी इलेक्ट्रॉन आप NaCl यानी NaCl के लिए, और सिग्मा इक्वल टू 0.85 n-1 सेल के लिए, और सिग्मा इक्वल टू 1 यानी कि अब इसके यहाँ पर n-1 सेल के चाहे जितना नेक्स्ट इनर ऑर्बिटर या इनर सेल आ जाए उसके लिए जब हम सिग्मा का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, केवल 1 होगा। ठीक, उसका वैल्यू कितना होगा 1, यानी कि जब मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 गुणे 1, 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 गुणे 1, ऐसे समथिंग। अच्छा, क्वेश्चन आएगा तो सब समझ में आ जाएगा, इसको लिख लो, इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेटेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम एटम, यानी कि लिथियम एटम है और उसके लिए हमको ज्ञात करना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हम लोग जानते हैं कि जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s1। अच्छा, 1s2 2s1। तो यहाँ पर हम पहले देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या ज्ञात होना चाहिए, Z माइनस सिग्मा, यानी कि एटॉमिक नंबर और सिग्मा। तो एटॉमिक नंबर का मान कितना है 3 है, और सिग्मा का मान हम लोग कैलकुलेट करना होगा। तो सिग्मा कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा इक्वल टू, अच्छा अब देखो यहाँ पर बैलेंसर में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, बैलेंसर में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम बताए थे कि यदि बैलेंसर में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए जब सिग्मा का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए जो सिग्मा का मान कितना होगा 0। क्यों, क्योंकि जब बैलेंसर में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सम को तो रिपल्सन नहीं करेगा। जिससे यदि हम दिखाया जाए तो यहाँ पर न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन, बैलेंसर में कितना इलेक्ट्रॉन केवल 1, यहाँ पर इनर सेल में 2। तो ये जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये सम को तो रिपल्सन नहीं करेगा, इसी पर हमको ज्ञात करना है सिग्मा का मान। तो एक तो सम को रिपल्सन नहीं करेगा, जब भी रिपल्सन करेगा कौन, इनर इलेक्ट्रॉन। तो इनर इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन कर रहा है, पर ये जो न्यूक्लियस है उसको क्या कर रहा है अपने और अट्रैक्शन कर रहा है।
ठीक। तो यानी कि जब बैलेंसर में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए कितना होगा सिग्मा का वैल्यू 0। तो यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा, अच्छा ये आपका NH सेल है, NH सेल है, ये आपका क्या है N-1 सेल है। तो N-1 सेल के लिए बताए थे कि इसके लिए सिग्मा वैल्यू कितना होता है 0.85, 0.85। तो कितना हो जाएगा तब 1 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 0.85, तो कितना हो जाएगा 5 गुना 10 8 गुना 16 17, यानी कि 1.70 सिग्मा वैल्यू आ गया। पर हमको निकालना है क्या जेड स्टार, तो जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड का मान कितना है 3, सिग्मा का मान 1.70, कितना हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब हटाएंगे तो 0 3 1 कितना आएगा, यानी 1.30 किसका वैल्यू आ गया जेड स्टार का वैल्यू आ गया। यानी कि लिथियम का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कितना होता है 1.30। ठीक। और अब हमको यदि निकालना होगा सोडियम एटम का, तो यानी क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कैलकुलेटेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सोडियम एटम। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, मतलब एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 6 4 10 और यहाँ पर कितना है 10 1 11। यानी कि जो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये 10 है। अब सिग्मा वैल्यू कैलकुलेट करना होगा तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी बैलेंसर में कितना इलेक्ट्रॉन है केवल 1, तो ये तो सम को रिपल्सन नहीं करेगा, तो इसके लिए सिग्मा वैल्यू कितना हो जाएगा 0। अच्छा ये आपका NH सेल है, n बराबर 3 है, ये आपका n बराबर 2 है, यानी कि n-1 से ये पूरा वैल्यू या तो n-1 सेल के लिए जो सिग्मा वैल्यू होता है वो कितना होता है 0.85। अब देखो अब हम बताए थे An-1 के चाहे जितना नेक्स्ट इनर सेल में चल जाओ उसके लिए जब सिग्मा वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो उसका जो वैल्यू होता है कितना होता है 1। तो यानी कि सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 गुणे 0, यहाँ पर 1 गुणे 0 6 2 8 प्लस 8 गुणे 0.85 प्लस यहाँ पर कितना है 2 गुणे 1। तब क्या हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू यहाँ पर इसके हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 40 के 0 से लगा 4 18 64 4 68, यानी 6.80 प्लस 2, यानी सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा 8.80। ये आपका वैल्यू आ गया किसका सिग्मा का वैल्यू। पर हम लोग जानते हैं वी नो डैट, या फिर हमको कैलकुलेट करना है किसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि जेड स्टार का मान। तो जेड स्टार इक्वल टू क्या होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड का मान कितना है 11 और सिग्मा का मान कितना है 8.80। तो इससे जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.20, यह वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से जो यदि हम बात करेंगे एल्युमिनियम का भी निकाल सकते हो। ठीक। अब अगला है एल्युमिनियम का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसको आप कैलकुलेट करना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा एल्युमिनियम का, हल करके बताओ। ये आपका अच्छा डॉक्टर है। ठीक। लिख लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेटेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सिल्वर एटम। अच्छा जो सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है 47। ठीक। तो इसका हमको ज्ञात करना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर
चार्ज ज्ञात करने के लिए उसके पहले हम लोग को क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर उसके बाद सिग्मा का वैल्यू, फिर उसके बाद जेड स्टार का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। तो जो सिल्वर है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 47। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4s2, 4p6, 4p6, ठीक। और यहाँ पर आ जाएगा पहले 5s1 भरा जाएगा, फिर उसके बाद 4d10, 4d10, फिर उसके बाद 5s1। तो यहाँ पर भी बैलेंसर में कितना इलेक्ट्रॉन है, केवल एक। ये आपका कौन सा सेल है, NH सेल है, ठीक। ये आपका कौन है, n-1 सेल। अब n-1 के जितना अंदर चल जाओ इनर ऑर्बिटल में, उसके लिए जब सिग्मा वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो उसका मान कितना होगा, केवल 1 होगा। मतलब हाँ, सिग्मा वैल्यू कितना होगा, 1। तो यहाँ पर देखो कितना होगा, सिग्मा की वैल्यू 0, और यहाँ पर कितना होगा 0.85, और इन सभी के लिए कितना होगा, 1। तो देखो क्या हो जाएगा, तो सिग्मा इक्वल टू 1 गुणे 0 प्लस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर, अच्छा ये तो हाँ, इसके लिए भी कितना हो जाएगा, 6 4 10, और 10 18 28, 28 गुणे 1। अभी यह बच्चा है, यह बच्चा है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 गुणे 0.85 प्लस 28 गुणे 1, यह होगा। अच्छा, तब सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो सिग्मा की जो वैल्यू है वो कितना आएगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा वैल्यू आपका आएगा 43.30, ठीक। तो जेड स्टार कितना हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा, जेड का मान कितना है 47 माइनस 43.30। जब जेड स्टार का वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू है घटा दो, घटा कर बताओ कितना आएगा। इसका जो वैल्यू है वो आपका आएगा 3.70, यानी जो जेड फैक्टर का जो वैल्यू है कितना आएगा 3.70। अब हम लोग थोड़ा सा एक पॉइंट देखेंगे, नोट पॉइंट देखेंगे, और इसमें हम क्या देखेंगे, इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट डी या एफ, then each electron lower than D या F contributed by 1 towards sigma, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते गए और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट है किसमें, डी या एफ, ठीक। और फिर जितना इलेक्ट्रॉन है वो डी या एफ के क्या है, इनर सेल में प्रेजेंट है। तो उसके लिए जब सिग्मा वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए जो सिग्मा वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1, ठीक। बस यही था। अच्छा, इसके रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम यदि क्वेश्चन है कैलकुलेटेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ क्रोमियम एटम, ठीक। क्रोमियम एटम फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन,
यानी कि हम क्या करें कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की गणना करना है, और वह इसके लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो जो क्रोमियम है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर होता है 24, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 3d5, यही होगा। यहाँ पर 10 हो गया, और फिर हाँ 10 हो गया, मान लीजिए फिर इधर 20, हाँ हो गया 24 हो गया। चलो, तो इसके लिए जब हम सिग्मा वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो देखो क्या होगा। देखो क्वेश्चन पहले समझो, कैलकुलेटेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ क्रोमियम एटम फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते गए तो पहले अब किसमें भरे 4s1, फिर उसके बाद आया किसमें डी वाले में। तो यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जा रहा है, डी ऑर्बिटल में जा रहा है। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जा रहा है, डी ऑर्बिटल में। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये जो किसमें है, डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में है, ठीक, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है। तो इसी के लिए इसी यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसी का हम लोग को क्या ज्ञात करना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आपका ये जो है, ये जो 4s1 है, ये इसके आउटर वाला सेल हो गया। तो ये तो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। क्यों, क्योंकि जो इसके ये नेक्स्ट इनर ऑर्बिटल में है, और नेक्स्ट इनर ऑर्बिटल में है, तो इसके नेक्स्ट इनर ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। तो यानी कि ये तो इसको इफेक्ट नहीं डालेगा इस पर, बस प्रभावित करेगा कौन, जो इसके इनर ऑर्बिटल में, ठीक। तो यानी कि अब हम इसी काम को ज्ञात करना है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो आपको बताए थे NH सेल के लिए जब सिग्मा वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर जो होता है उसका जो वैल्यू होता है 0.35, ठीक। और इसके नेक्स्ट इनर ऑर्बिटल में चाहे जितना चल जाओ, इसके नेक्स्ट इनर ऑर्बिटल में चाहे जितना इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए जो सिग्मा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना होगा, ये। तो यानी कि यहाँ पर जो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 गुणे 0.35। अच्छा, यहाँ पर 35 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 35 इसलिए ले रहे हैं, मतलब 4G यहाँ पर 4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस इलेक्ट्रॉन पर निकाले हो तो सबको रिपल्सन नहीं करेगा, तो बच्चा कितना 4 ही बच्चा। तो इसीलिए हम क्या के लिए 4 गुणे 0.35। अच्छा, ये हो गया। अब देखो इसके चाहे नेक्स्ट चाहे जितना इनर ऑर्बिटल चल जाओ उसके लिए जो सिग्मा वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। यानी कि 1 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 6 4 10 और 18, यानी कि 1 गुणे 18। तो जब सिग्मा वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसको जब हल करोगे तो कितना आएगा, हल करके बताओ। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर देखो 4 5 20, 4 3 12, 2 14, यानी कि ये 0.40 प्लस कितना हो जाएगा 18, यही होगा। यहाँ सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा 19.40। तो अब जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड स्टार इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड माइनस सिग्मा। तो जेड का मान कितना है 24 माइनस 19.40, तो इसको हल करेंगे 0 6 और 19, यानी कि 4.60 यहाँ पर जेड स्टार का मान आ गया। तो ये है क्वेश्चन। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, चेंज इसलिए हो गया मतलब कि यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हम जो सिग्मा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कितना होगा 0.35, और फिर यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम कैलकुलेट करें और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल में जा रहा है तो उसके नेक्स्ट इनर ऑर्बिटल में जितना इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए जब सिग्मा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसका मान कितना होगा, केवल 1 होगा। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिग्मा इक्वल ये 10 हो गया। तो ये थोड़ा सा अलग था इसके पहले जितना हम लोग हल किए थे, ठीक। अच्छा, ये इसी में यदि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता
कि कैलकुलेटेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन ये पर चेंज कर देता तो उसका जो आंसर है वो अलग आ जाता। एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है, जिससे हम कह देते क्वेश्चन है कैलकुलेटेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ क्रोमियम एटम फॉर आउटर मोस्ट सेल आप लिखा, फॉर आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि देखो क्वेश्चन है कि कैलकुलेटेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फॉर आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो जब हम क्रोमियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए थे तो जब हम क्या देख रहे थे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस में जा रहा था, 4s में जा रहा था। किस में जा रहा था, 4s में। तो उसके लिए अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की अब कैलकुलेट करना है, तो उसका जो जेड इफेक्टिव है देखो वो अलग आ जाए। देखो कैसा आता है, यदि हम क्रोमियम एटम है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर इसका होता है 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 और यहाँ पर पहले 4s में हो जाएगा 4s1 3d5 4s1 3d5। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इसमें जा रहा है, जो आउटर मोस्ट सेल है कौन है 4s1। तो उसके लिए जो सिग्मा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसके पहले जो नियम था वही नियम रहेगा। तो यहाँ पर जो ये आपका कौन सेल है, NS सेल है। और यहाँ पर हम बताए थे कि सिग्मा इक्वल टू 0 फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी जब आउटर मोस्ट सेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। तो उसके लिए जो सिग्मा वैल्यू होगा कितना होगा 0। अब यहाँ पर देखो ये आपका कौन सा सेल है n-1 सेल। तो n-1 के लिए क्या होगा 0.85। अब n-1 के साथ जितना नेक्स्ट इनर ऑर्बिटल में आ जाओ उसके लिए जो सिग्मा वैल्यू होगा कितना होगा 1। तो यहाँ पर क्या होगा, तब सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 गुणे 0 प्लस यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है 6 2 8 8 5 13 गुणे 0.85 प्लस कितना होगा यहाँ पर 10 गुणे 1। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 0 प्लस इसको हल करेंगे तो कितना होगा, हल कर देते हैं यहाँ पर। ग्यारह 0.05 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 21.05। तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, जेड का मान कितना है 24 माइनस 21.05। तो जब इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.95 और इधर कितना हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक 2.95 इतना हो जाएगा सिग्मा वैल्यू। तो यहाँ पर जो सिग्मा वैल्यू है वो अलग आया, और उसके लिए जब हम लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको जो सिग्मा वैल्यू है क्या होगा वो डिफरेंट होगा। तो इस ये जो टॉपिक है वो पूरा कवर हो गया है आज। बस यहीं पर आज क्लास ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।